हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2019 के पेपर का हल देख रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 6 तक जो थे उनका हल देखा। लेकिन हम आज की इस वीडियो में हम 7 से जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल देखेंगे। तो चलो बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने पिछले के जो पार्ट है वो यदि नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न 7वां हम देखते हैं। 7वें का है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप कम से कम 2 श्लोक याद रखिए, 2 की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि पता लगा यदि आपने एक याद किया तो वही इस प्रश्न पत्र में आ गया तो फिर आप इसमें जो श्लोक पूछेगा लिखने को तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्रश्न पत्र में आ गया। यदि आप 2 तैयार किए होंगे तो एक आएगा तो दूसरा आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप 2 तैयार कर लीजिएगा श्लोक जरूर। तो हमने लिखा है इसका, बाकी हिंदी पुस्तक में काफ़ी श्लोक हैं, जीवन सूत्राण में से और भी भारतीय संस्कृति उसमें से कई श्लोक हैं। आप जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है उदाहरण के तौर पर, आपको लिखना कैसे है इसलिए मैंने सोचा लिख दिया जाए ताकि हम समझ में जाए कि कैसे लिखना है। तो आपको डालना है, चूँकि 7वें का है ये क्वेश्चन, तो आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 7 का उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है जो आपका श्लोक हो। मैंने उदाहरण के तौर पर ये श्लोक लिया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इस तरह आपको लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पर ये ले लिया ताकि आप समझ सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 2 नंबर का था श्लोक, जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें जरूर मतलब ये पूछा जाता है अनिवार्य रूप से। तो अब हम ख प्रश्न देखते हैं। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये मतलब 2 नंबर के हैं, एक एक। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत खंड से, लेकिन आपको सिर्फ 2 करने हैं, लेकिन मैं आपको चारों के उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमने इसका उत्तर लिखा है, आपको डालना है इस तरह की प्रश्न उत्तर संख्या 7वें का खा, क्योंकि खा था। उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर ये है, आप ऐसे डालेंगे, रोमन अंक में है पहला पॉइंट कि वाराणसी विविधा नाम शिल्पा नाम कला नाम च करते, कि वाराणसी विभिन्न कलाओं, अब यहाँ पर चूंकि जो चा है जिसके बाद में होता है उससे पहले लगता है, कि वाराणसी विविधा नाम मतलब विभिन्न प्रकार के शिल्पों के लिए और कलाओं के लिए की रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका उत्तर ये हो गया। आप कॉपी पेंसिल निकालिए और वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। तो अगला प्रश्न है कि दूसरा, नीरक्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, यानी नीरक्षीर, नीर पानी, क्षीर दूध, पानी और दूध के विषय में हंस की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा आपको नंबर डालना है रूप में, फिर लिखना है नीर क्षीर विषय, नीर क्षीर विवेकम एवं हंसस्य विशेषता अस्ति। नीर क्षीर विषय मतलब पानी और दूध के विषय में, पानी दूध को अलग करना ही हंस की विशेषता है, ये इसका अर्थ हो गया। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि वीरः केन पूज्यते, यानी वीर किसके द्वारा पूजा जाता है। तो इसका उत्तर में लिखा है, ये सरल भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको डालना है कि वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। पैसे भाई संस्कृत में पैसे होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीणान का उपसत, मतलब ग्रामीण की किसने मजाक उड़ाई या मजाक बनाया, हंसी बनाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर में लिखना है चौथा, ग्रामीणा एका नागरिका उपसत, ग्रामीण की एक नागरिक ने हंसी उड़ाई या मजाक बनाया। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन है हमने आपको चारों बता दिए, ठीक है, लेकिन आपको 2 ही करना है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है 8वां का। इसमें जो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन ये मतलब हास्य रस, करुण रस, ये वगैरह, प्रेक्षालंकार, उपमालंकार, ये सभी वगैरह पूछे रहे। तो आप जरूर मतलब 100% तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आपको इसमें पूछा गया कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर में है। आपको यदि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित पता हो तो वो लिख सकते हैं, अन्यथा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकते हैं, जो आपको पता हो। इनमें से एक करना है। तो मैं आपको हास्य रस और करुण रस दोनों की परिभाषा बताऊंगा उदाहरण से। तो हम देखते हैं, हमने नोट्स बनाया है किस तरह से लिखना है ताकि आपकी समझ में आ जाए। वैसे जरूरी नहीं है, आपको ये तो आते ही होंगे। तो इस तरह से आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 8वें का है। फिर लिखना है कि शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो जिस रस की अनुभूति होती है या निष्पत्ति होती है वही करुण रस कहलाता है या उसे करुण रस कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ शोक नामक स्थायी भाव, बाकी जो हास्य रस की परिभाषा है उदाहरण से उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज मैं आपको बता दूंगा। बाकी यदि आपने मतलब स्थायी भाव और विभाव, अनुभव वगैरह, संचारी भाव ये नहीं जानते हैं तो हमारी एक सेपरेट वीडियो पड़ी है, मैंने उसमें अच्छी तरह से ये चारों के बारे में समझाया है, जो कि रस के होंगे, अच्छी तरह से समझाया है। तो आप हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। प्रचलन में यही उदाहरण है, बाकी यदि आपको और कोई सरल पता हो वो लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये लिया है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो अब हम जो इसके अथवा में है कुछ मतलब हास्य रस, ये तो हो गया करुण रस। अब ये हास्य रस। अब चूंकि यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया, चूँकि यदि करुण रस है ये अथवा में ये है, ठीक है, तो आप मतलब ये मुझे हास्य रस पहले लिखना चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें अथवा डाल दीजिएगा, यदि इसमें नहीं डालें तो बाकी नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि अथवा का है। करुण रस है जो है भाई अथवा में है, और या हास्य रस। तो पहले आप हास्य रस डालें तो उसमें तो अथवा डालने की ज़रूरत है नहीं। यदि आप करुण रस लिखें इसमें दिया गया तो ये अथवा में, तो आप ब्रैकेट में मतलब जैसा कि यहाँ लिखा गया है अथवा, तो इस तरह आप लिख दें, क्योंकि हास्य रस यहाँ पर होना चाहिए ताकि आपकी समझ में आए। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम हास्य रस को समझते हैं। हास्य रस में क्या है
आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 8, अथवा इसमें लिखना था, इसमें नहीं, ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे क्योंकि अथवा में करुण रस था, ना कि हास्य रस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अथवा उसमें लिखना है, इसमें नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 8, लिखना है हास्य रस। इसमें मैंने करुण रस, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, करुण रस मैंने हेडिंग नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा उदाहरण से देखते हैं। तो हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो जिस रस की अनुभूति होती है वही हास्य रस कहलाता है। इतना आपको लिखना है। तो अंतर क्या है? सेम वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। वहाँ क्या था? शोक नामक स्थायी भाव, ये आप देख पा रहे हैं, शोक नामक स्थायी भाव। लेकिन यहाँ क्या है? हास नामक स्थायी भाव। बस इतना ही चेंज है, ये मतलब ध्यान रखना, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, 2-3 बार आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बहु। तो ये इसका उदाहरण। बाकी आपको यदि कोई सरल पता हो वो लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खा कि उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, कैसे लिखना है। बाकी ये मैंने नोट नहीं किया, मैं आपको बुक से समझा देता हूँ। बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, ऐसे आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहले हम देखते हैं, इसमें से एक आपको करना है, चाहे उत्प्रेक्षा चाहे उपमा। तो हम पहले उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा हम देखते हैं। ये है, तो आपको सही दिखाई दे। तो आपको किस तरह प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का खा, फिर लिखना है उत्प्रेक्षा, नीचे हेडिंग डाल सकते हैं आप, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मनु मनु, जानो जनेहु, मान आदि हैं। मतलब यदि आपको मतलब इसका दोहा वगैरह दिया रहेगा तो इसमें ये वर्ड आएंगे जरूर, ये इसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। उपमेय मतलब इसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, और उपमान जिससे मतलब समानता दर्शाई जाए या जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो गई, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण यही प्रचलन में है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मन नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। तो अब हम जो उपमा अलंकार इसके अथवा में दिया, तो आपको लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 8 में का खा, ठीक है, और अथवा ब्रैकेट में लिख देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
तो उपमा अलंकार हम देखते हैं, उपमा ही दिया इसमें। उपमा अलंकार है ये है, आपको लिखना है, उपमा हेडिंग डालना है ऊपर, या नहीं डालें तब भी कोई बात नहीं है, कि उपमा का शाब्दिक अर्थ समानता होता है तथा जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। ये आप नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लिखें कि जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि 4 अंग होते हैं या कुछ वगैरह। तो इसका यदि उदाहरण हम देखें तो इसके कई उदाहरण है उपमा अलंकार के। उपमा शब्द का अर्थ ही तुलना होता है, मैंने आपको बताई। तो इसके उदाहरण देखें तो एक है हरिपद कोमल कमल से, है ना। एक है पीपल पात सरिस मन डोला, ये काफ़ी प्रचलन में उदाहरण है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, पता भी होगा आपको। फिर से बता देता हूँ। अब लिखिए पहला कि हरिपद कोमल कमल से, और पीपल पात सरिस मन डोला ये दूसरा है। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गा सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। तो सरल है। यदि पिछला जो हमने 2020 के पेपर का हल करवाया वो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तब। बाकी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो नए बच्चे भी देख रहे हैं तो आपको डालना कैसे है कि सोरठा है पहले, तो सोरठा लिखेंगे। आपको पता होगा कि सोरठा जो है वह दोहा का उल्टा होता है। तो इसमें लिखना है आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 8 में का गा, फिर सोरठा आप हेडिंग डाल सकते हैं। फिर लिखना है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब अर्ध सम्मात्रिक छंद है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जस्ट मतलब दोहे का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, पहले तीसरे में 13-13 है ना, लेकिन इसमें 11-11, और दूसरे चौथे में 11-11, और जो मतलब दोहे में, लेकिन इसमें 13-13, तो उसका उल्टा होता है जस्ट। तो यहाँ तक आप लिख देना पर्याप्त है कि अंत में गुर लघु होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है। अंत इसमें लिखा है कि पहले व तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका उदाहरण है, वैसे कई दोहा हैं, आप उनका उल्टा कर दीजिए, सोरठा बन जाएगा। तो मैं उदाहरण के तौर पर ये मतलब लेता हूँ दोहा। मैंने लिखा है कि संभव मन की भूल सेवा करी करील की, अनुते चाहत फूल जिंडारन पत्ता ने। तो इसका उदाहरण हो गया। तो आपको अर्ध सम्मात्रिक छंद का मतलब क्या है, इसमें आप यदि देख रहे होंगे तो 2 चरणों में 11 मात्राएं, और मतलब 4 चरण हैं, तो आधे चरणों में मतलब 2 चरणों में 11-11 मात्राएं, लेकिन 2 चरणों में 13-13 मात्राएं, इसीलिए ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है ना। उसके बाद और इसमें एक बात और थी कि अंत में जो पहले और तीसरे चरण में के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो आप देख रहे होंगे पहला चरण ये है तो गुरु ये है, लघु ये है, और तीसरा चरण ये है तो गुरु लघु ये है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। अर्ध सम्मात्रिक इसीलिए होता है। कई बच्चे क्या रटते रहते हैं कि ये अर्ध सम्मात्रिक है, ये सम्मात्रिक है, तो आज से आपको रटना नहीं होगा। आधे मतलब 2-4 के आधे 2, अर्थात आधे चरणों में 11-11 मात्राएं, और आधे चरणों में अर्थात 2 चरणों में 13-13 मात्राएं, इसीलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उस आगे हम देखते हैं अब रोला। रोला में आपको लिखना है
प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का गा और अथवा आपको ब्रैकेट में लिख देना। फिर लिखना है रोला कि यह सम्मात्रिक छंद है। अब इसे भी मैं समझाऊंगा क्यों। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम चिन्ह वगैरह ये होते हैं। तो यह सम्मात्रिक छंद है। तो इसका हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है इसका कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलवेट मेट विधर्मी मुगल कुराजी। ये गलत लिखा हुआ है, कुरानी इसमें लिखा हुआ है। तो जिनके आगे ठहर सके जंगी नजाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये इसका उदाहरण हो गया। तो आप देख रहेंगे इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। अब देख पा रहे होंगे इधर साइड से लिखी भी हुई हैं 24-24 मात्राएं। अब यहाँ बात आई है कि ये सम्मात्रिक छंद क्यों है। अब आप देख रहे हैं चारों चरणों में समान मात्राएं हैं अर्थात 24-24 मात्राएं। लेकिन इसमें क्या था, 2 चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में सिर्फ 11-11 मात्राएं यानी आधे चरणों में, और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं यानी आधे आधे में है मात्राएं बटी 11-13। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि चारों चरणों में समान मात्राएं हैं 24-24, इसीलिए सम्मात्रिक छंद है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि ये सम्मात्रिक है, ये अर्ध सम्मात्रिक है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो ये 3 शब्दों के मेल से बनाना है आपको। किन 3 शब्द उपसर्ग आपको दिए गए हैं 3 नंबर के, 3 ही बनाना, लेकिन इसमें आपको 6 दिए गए हैं। 6 में से आपको 3 का बनाना, लेकिन मैं आपको सबके बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। तो पहला आ उपसर्ग को मिलाकर आपको शब्द बनाना है। तो हमने बनाया है अनाथ, है ना। दूसरा है अनु, तो अनु से अनुचर, अनुगामी, कई मतलब है इसके उदाहरण आपको बुक में मिल भी जाएंगे, हमें उदाहरण के तौर पर लिए। तीसरा सु, सुमार्ग, सुरेंद्र, सुभाष, स्वागत, कई हो सकते हैं इसके। अब चौथा है अभि, तो अभि से अभिमान, है ना, अभिषेक, कई इसके उदाहरण हैं। 5वां है सह, सहयोग, सह विकास। 6वां है परि, तो पर से परिणाम, है ना। और भी कई मतलब इसके हैं कि मैंने उदाहरण के तौर पर एक एक लिए, हमने 6 को बता दिया। तो अब हम, लेकिन आपको इसमें 3 ही करना है। 3 उपसर्ग हैं, उनसे 3 शब्द मिलाकर हमको बता देना बस। आगे खा है। खा में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें सिर्फ 2 प्रत्ययों को लेकर आपको शब्द बनाना है। उसमें क्या था, 3 प्रत्ययों को, तो ये 2 नंबर में है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्रत्यय पहला है आई, तो इससे पढ़ाई है, अच्छाई है, लिखाई है, कई इसके उदाहरण बना सकते हैं, कई शब्द आप जोड़ करके। दूसरा है ता, तो सुंदरता, है ना, निर्धनता, पठनता, कई इसके शब्द बन सकते हैं इसको जोड़कर। अब प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है, आपको पता होगा, उपसर्ग पहले आता। तीसरा है बा, बा को दिखावा है, कई शब्द बन सकते हैं इसको, दिखावा। चौथा है त्वा, त्वा से अस्तित्व, पठित्व, लिखित्व, कई इसके शब्द इससे मिलाकर बन सकते हैं। उसके बाद 5वां बट, लिखावट, सजावट, है ना, कई इससे भी कई शब्द बन सकते हैं। उसके बाद हट है, घबराहट, और भी आपको बुक में किताब मिल जाएगा। बाकी उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दी, है ना। 2 नंबर की थी, आपको 2 ही करना है, बाकी मैंने आपको सब बता दी। तो अब हम 9 के अंतर्गत जो का प्रश्न है आगे वो देखते हैं।
ये है गा, ये है गा में कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए, है ना। तो सिर्फ दो के करना है आपको, इसमें 6 दिए गए। तो मैं आपको सबके बताऊंगा करके, मैंने नोट्स बनाया है इसका, क्योंकि इसमें आना असंभव था, नहीं आ सकता था। तो पहला है पाणिपाद, आप देख लीजिएगा इनको, चाहे नोट्स आप बना ही रहेंगे तो वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिएगा। मैं आपको इसका उत्तर दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। पाणिपाद है, त्रिभुवन है, महात्मा है, शोधन है, चंद्रशेखर, चौराहा। अब इसका समास विग्रह हम देखते हैं। हमने इसका लिखा है समास विग्रह, इधर है, ये पहला आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 9 का गा। फिर लिखना है पहले का समास विग्रह कि पंख में पैदा हो जो कमल, पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में जो पैदा होता है उसे कमल है। तो इसका समास विग्रह ये हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुवन था, है ना। तो त्रिभुवन का समास विग्रह होगा 3 भुवनों का समूह या 3 भुवनों का समाहार। भुवन मतलब घर। उसके बाद था कि महात्मा, तीसरा तो महान है जो आत्मा, महात्मा हो गया। चौथा है कि यशोधन, तो यश है जिसका धन, यशोधन। 5वां है कि 4 राहों का समूह, है ना, तो या 4 राहों का समाहार, तो उसे चौराहा कहते हैं। तो ये इसका समास विग्रह होगा। इसमें समास का नाम पूछा नहीं, इसीलिए हमने नहीं लिखा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घा 9 का कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर के ही किन्हीं 2 ही शब्दों के तत्सम रूप, तत्सम मतलब शुद्ध रूप इसे कहते हैं। ये तत्व माने जाते हैं जो अशुद्ध रूप होते हैं। तो पहला है दूध। दूध का जो तत्सम रूप होता है वह होता है दूध। दूसरा है मक्खी, तो मक्खी का जो तत्सम रूप है वह मच्छिका। तीसरा है कुआं, कुआं का जो तत्सम रूप है वह है कूप। चौथा है भाप, भाप का जो तत्सम रूप है वह बाष्प। तो इसमें से आपको 2 लिखना था, लेकिन आपको 4 बता दिए। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर आते हैं। तो अब हम जो 9 का अणा है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, 2 के लिखना है, लेकिन इसमें से 5 पूछे गए। तो जो आपको सरल लगे लिख सकते। मैं आपको 5 के पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। तो पहला है पक्षी, तो पक्षी के कई पर्यायवाची हैं, लेकिन 2 बताने हैं। और हाँ, जितना पूछा जाए उतने ही लिखना है। लेकिन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है, ना कि 4 3। कई बच्चे क्या करते हैं, पूछता 2 है फालतू लिख देते हैं, फालतू उनको नंबर 3 नंबर जाएंगे। तो वो जितना पूछे उतना ही करना। तो पक्षी के खा गए, नभचर है, बेह गए, है ना, कई इसके मतलब पर्यायवाची हैं। तो दूसरी आँख, तो नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, कई इसके उदाहरण हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है आकाश, तो आकाश के अंबर, व्योम, गगन, इसके भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा है जननी, भूमि, यहाँ पर ये मिस्टेक होगा, भूमि नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर जननी हो गया, माता हो गया, अम्बा होगा यहाँ पर। मैं आपको अभी, तो जननी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह अम्बा है, माता है। यहाँ पर जो है भूमि लिखी जाती है, मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि भूमि वो तो पृथ्वी के होते हैं। यदि इसमें पृथ्वी होता है या भूमि होता तो होता भू, पृथ्वी, धरा, है ना, तो होते हैं उसके पर्याय। जननी मतलब माता, अर्थात अम्बा। इस कहा भी गया कि कभी जन जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरेसी, है ना। तो आपको अम्बा, माता ये लिखने। 5वां है गज, तो गज के कई उदाहरण हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी, मतंग, है ना, मतंग है ये लिखा हुआ, पतंग मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मतंग है भाई, ठीक है। अच्छा,
ये हाथी है। तो दो दो पूछे थे, 2 लाइन लिख दिए और आपके 2 शब्दों के लिखने हैं, लेकिन मैं आपको 5 बता दी। तो आशा करता हूँ ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो आगे के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगले प्रश्न जो 10वां है, 10 से आगे के प्रश्न जो है 10 से लेकर हम जो 12वां तक क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, मैंने वैसे तो समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जवाब देने की समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम जो अगले के प्रश्न वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।